चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है ये हमने कल देखा था। तो कोई भी आप में से बता दो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस पूरे सब्जेक्ट में। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह के डिसीजन हम लेते हैं। क्या होते हैं वो 3 तरह के डिसीजंस? अरे कोई भी बता दो यार। Investing decisions, dividend decision, और थर्ड कौन सा है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। गुड। गर्विता, इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है? मैम किस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करना है। हाउ मच अमाउंट टू इन्वेस्ट, मतलब हमारे पास जो पैसा है उसे हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये हम इस डिसीजन में डिसाइड करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है हिया? मैम फाइनेंसिंग किन सोर्सेज से हमें फंड्स लेना है, इक्विटी या डेट कैपिटल रेज करना है। ठीक है, मतलब हमें कितना फंड की रिक्वायरमेंट है और ये फंड हम कहाँ से अरेंज करेंगे, कहाँ से हमें प्रोक्योर करना है एफिशिएंटली, ये हम फाइनेंसिंग डिसीजन में डिसाइड करते हैं। एंड लास्ट, आकाश आप बताओ डिविडेंड डिसीजन में क्या डिसाइड करते हैं? कितने पैसे कितने को देने हैं, मतलब ओके, जो भी डिकेट प्रॉफिट रनिंग। हम कमाते हैं उस प्रॉफिट में से कितना हमें कंपनी में रिटेन रखना है और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ये तीनों ही डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और ये डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों ही डिसीजन हमें क्या बात को ध्यान में रख के करने होते हैं कि अल्टीमेटली हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी वेल्थ हमारे इंक्रीज होनी चाहिए। इस शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हमें, मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका अल्टीमेट टारगेट क्या है कि हमारी कंपनी को फायदा होना चाहिए। और फायदा कब होगा? फायदा होगा तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ अल्टीमेटली इंक्रीज हो सकेगी। तो ये जितने भी डिसीजंस हम लेते हैं, ये डिसीजंस हमें लेने होते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ यहाँ पर इंक्रीज हो सके। ठीक है, यहाँ तक कल जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है या no पढ़ेगा? ma'am. चलो, तो आज बेसिकली हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 इज बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी फंड है, ये पैसे को हम बेस्ट ऑप्टिमम जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, अब हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है कि कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसकी कुछ सर्टेन टेक्निक्स हैं। तो बेसिक टेक्निक इस चैप्टर 2 में कवर्ड है। तो ये बेसिक टेक्निक हमें पढ़नी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें आपको पैसा लगाना है, उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, अब जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करोगे या इन्वेस्टमेंट को एक तरह से बोले इवैल्यूएट करोगे, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है? इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन के कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। भाई आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, ये 1 करोड़ रुपयों को आपको इन्वेस्ट करना है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? कुछ सर्टेन जहाँ क्राइटेरिया मैक्सिमम होगा। जहाँ मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे। एक तो क्राइटेरिया अपना रिटर्न हो गया, और बताओ? रिस्क मिनिमम कम रिस्क। होगा। रिस्क, और बताओ? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट, और कॉस्ट सोचो? ऑफ कैपिटल हमारी कम हो। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि ये 1 करोड़ रुपया जहां से आया वहां पे हमें कितना देना पड़ रहा है। और रिटर्न की बात करेंगे अपन, बिल्कुल सही है, ठीक है, रिलेटेड है। और बताओ? कितने टाइम तक ये रिटर्न आ रहा है वापस। हाँ, वही टाइम पीरियड हो गया ना अपना, कि भाई कितने समय के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके।
बेसिकली हम जब इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये देखना होता है कि भाई आप 1 करोड़ रुपए लगाने वाले हो, इस 1 करोड़ रुपए लगाने से आपकी उम्मीदें कितनी है, आप करना क्या चाहते हो, है ना। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। भाई जैसे हमने बोला कि हमें 1 करोड़ मेरे पास पड़े और ये 1 करोड़ मुझे लगाने हैं, तो मैं आपसे पहले पूछूंगी ना आपका पर्पस क्या है। भाई आपका पर्पस है पैसा कमाना, रिटर्न कमाना। अगर आपका पर्पस है तो कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इस 1 करोड़ रुपयों से कितना रिटर्न आप कमाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। ठीक है, फिर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद जो जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन इन्वेस्टमेंट को हम इवैल्यूएट करेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट से कितना हमें, इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए कितना खर्चा मुझे करना पड़ेगा और खर्चा करने के बाद में कितना बेनिफिट मेरे को यहाँ पर होएगा। तो एक्चुअल बेनिफिट्स या फिर रिटर्न बोले इसको, एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करते समय ये बात आ गई समझ में कि इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप पैसा लगा रहे हो तो उससे आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। कि भाई हमने सोचा कि ये 1 करोड़ मुझे ऐसी जगह लगाने हैं जहां से मैं 20% का रिटर्न कमा सकूं। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गई। अब 20% का रिटर्न लगाने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, उन हर ऑप्शन को हम इवैल्यूएट करेंगे कि एक्चुअल में वहां से कितना बेनिफिट मुझे हो रहा है और ये बेनिफिट कमाने के लिए मुझे क्या कॉस्ट उसमें इनकर करनी पड़ रही है। एंड देन अल्टीमेटली फिर हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट मेरी इस एक्सपेक्टेड रिटर्न के आसपास होगा उसे चूज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई डाउट है इसमें? No, ma'am, नो no मैम। doubt. चलिए, तो रिटर्न रिटर्न बहुत सुन रहे हैं हम यहाँ पे, तो टेल मी व्हाट इज रिटर्न, क्या होता है रिटर्न? Income from the investment. ठीक है, और थोड़ा इलैबोरेट करो। जो हमारे इन्वेस्टमेंट से आउटफ्लो होगा उसके मुकाबले में जो इनफ्लोस आएंगे। अभी जैसे जो हिया ने बोला, अगर उसको मैं इसमें कन्वर्ट करूं तो ये सही है क्या, प्रॉफिट? यस। भाई हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, रिटर्न का मतलब क्या है, पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद में क्या मुनाफा मुझे हुआ, दैट इज प्रॉफिट। Yes, मैम ma'am. प्रॉफिट और तो अभी तब होगा ना जब हाँ क्या बेटा? मैम प्रॉफिट तब होगा जब जो हमारा रिटर्न आया है वो इन्वेस्टेड मनी से ज्यादा होगा, देन वो प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। वो मतलब एक्स्ट्रा आप अमाउंट। उसको अपन इन्वेस्टेड ना बोले, अभी अभी अपन उसको बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मैंने खर्चा किया है और इस खर्चा करने के बाद में क्या इनकम मुझे हो रही है, क्या रिटर्न मुझे मिल रहा है, तब वो प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही बात है। बट मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि रिटर्न क्या है, मतलब ये बात, ये प्रॉफिट कि मुझे मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगी? जैसे अभी तक प्रॉफिट आप लोगों के लिए क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट ही पता है हमें तो अभी तक। बोलो। Yes, ma'am. अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट? कि भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू में से जो जो भी खर्चे किए होते हैं वो खर्चा माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट आ जाता है। पहले जीपी आता है, फिर उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हटाते हैं और फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। यही है, पता है हमें प्रॉफिट के बारे में। Yes, बट इस प्रॉफिट को निकालते समय डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है हमें। yes, बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स माइनस करने पड़ते हैं हमें। yes, ma'am. कुछ प्रोविजंस हम क्रिएट करते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ सबको बात रिलेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? प्रज्ञा, यस मैम। शिवांशी बेटा, आ रही की बात समझ में? यस मैम। आकाश आपको आ रहा है? यस मैम।
ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में यानी कि अगर हम रिटर्न को अकाउंटिंग प्रॉफिट समझेंगे तो आप देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते समय तो डेप्रिसिएशन मैंने उसमें माइनस किया हुआ है, कुछ नॉन कैश आइटम्स मैंने उसमें माइनस किए हुए हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट मैंने उसमें माइनस किया हुआ है। तो सही मायने में आप मुझे सोचकर बताओ कि जब हम इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो क्या डेप्रिसिएशन असली खर्चा है मेरा, क्या नॉन कैश आइटम असली खर्चा है मेरा, क्या जो प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट हम क्रिएट करते हैं ये असली खर्चा है क्या मेरा, क्या हमें इन्हें कंसिडर करना चाहिए? नो। नहीं नो करना मैम। चाहिए। तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ रहे हो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कैश फ्लोज की, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर हमें कैश फ्लोज देखने होते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि ये क्या प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन और नॉन कैश आइटम ये क्या हमको समझा रहे हो। फाइनेंशियल मैनेजर कहता है मुझे ये सब नहीं आता मुझे समझ में, मुझे तो ये बताओ आज मेरी जेब से कितना पैसा जाना है और ये इसमें लगाने के बाद हर साल मुझे कितना मिलेगा, या एट द एंड ऑफ द जो भी मेरा टर्म है जितने समय के लिए मुझे ये पैसा इन्वेस्ट करना है, एट द एंड ऑफ दैट टर्म मुझे कितना पैसा मिलेगा। आप तो मुझे फंड में बात बताओ, ये जो नॉन फंडेड आइटम है नॉन कैश आइटम है ये मुझे समझ नहीं आते हैं। तो कैश फ्लोज क्या होते हैं, एक होता है कैश इनफ्लो और एक होता है कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो क्या होगा, इस इन्वेस्टमेंट में यानी कि इस प्रोजेक्ट में, सपोज प्रोजेक्ट ए हमने सोचा कि प्रोजेक्ट ए में हम 1 करोड़ रुपए लगा दें, या फिर अगर अपन सिंपल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने सोचा कि एफडी में एफडी करा देते हैं हम 1 करोड़ रुपए की, तो मेरे पास से 1 करोड़ जाएगा। Yes, ma'am. तो ये क्या है, ये कैश आउटफ्लो है। Yes, ma'am. ये कैश आउटफ्लो होने की वजह से कैश इनफ्लो कितना आ रहा है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो कैश इनफ्लो क्या है मेरा, एफडी से मुझे रिटर्न मिलेगा। सपोज 1 साल की एफडी कराई, मान लेते हैं 1 साल बाद आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो 1 करोड़ 10 लाख आपका क्या हो गया इनफ्लो, और 1 करोड़ आपका क्या हो गया कैश आउटफ्लो। Yes, ma'am. तो आप हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी बात करेंगे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात ना करके हम कैश फ्लोज की बात करेंगे, ये बात क्लियर है। Yes, ma'am. Yes. अब कैश फ्लो भी कौन से, आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ते हैं रेलेवेंट कैश फ्लोज। अब रेलेवेंट कैश फ्लो क्या होते हैं, तो देखो रेलेवेंट कैश फ्लो ये होते हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर हम पैसा डालेंगे तो आने वाले फ्यूचर में जो इनफ्लो और जो आउटफ्लो मेरा होगा दैट इज रेलेवेंट। दोबारा बोलती हूँ, रेलेवेंट कैश फ्लो क्या है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं या ये इन्वेस्टमेंट अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये पैसा हमें इस इन्वेस्टमेंट में करना है या इस प्रोजेक्ट में डालना है, तो फ्यूचर में होने वाले जो कैश फ्लोज हैं दैट आर द रेलेवेंट कैश फ्लोज। आई बात समझ में, Yes, ma'am. यानी कि फ्यूचरिस्टिक कैश फ्लोज विल बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट कैश फ्लोज। ओके, Yes, ma'am. अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन रेलेवेंट कैश फ्लोज। जैसे फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड एक बिजनेस है, ये ऑलरेडी बिस्किट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये सोच रहे हैं एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट स्टार्ट करने का, ठीक है। अब जब ये सोच रहे हैं चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का, तो आप मुझे सोचकर बताओ कि इनके लिए रिलेवेंट कैश फ्लो क्या होगा।
अब एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको इन्हें ये गाइड करना है कि भाई ये चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है या चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग का जो ये डिसीजन है, इस पर इन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे ये सोचकर बताओ कि ये कैसे आप डिसाइड करोगे, कैसे इस इन्वेस्टमेंट को आप अप्रेज करोगे। हमने बात करी कि हम रिटर्न देखेंगे, अब रिटर्न कहाँ से पता चलेगा, कैसे निकालोगे आप ये रिटर्न? पहले हम फैक्ट्री लगाने की, मैन्युफैक्चरिंग की सारी हम लोग कॉस्ट एस्टिमेट कर लेंगे, वो ठीक है, हमारा पोटेंशियल आउटफ्लो हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी सेटअप कॉस्ट है सारी की सारी हम लोग वो एक्सपेक्ट करेंगे, वो ठीक हमारा है। पोटेंशियल मेरे ख्याल से रेलेवेंट कैश फ्लो बन जाएगा। उसके बाद उसके जो रिटर्न्स आएंगे विद टाइम वो हमारे कैश इनफ्लोस बन जाएंगे, रेलेवेंट आई गेस। ठीक है, तो जैसा असद ने बोला कि भाई हमें चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, आपको कुछ मशीनरीज खरीदनी पड़ेगी, जो भी हमारे कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको करने पड़ेंगे फ्यूचर में, ये हमारे क्या हो गए, कैश आउटफ्लोज हो गए। आकाश या शिवांशी, Yes, ma'am. Yes. वैदिक, प्रज्ञा, यस देवांश, मैम। धांशु, यस मैम। वैदिका, सबको आ रहा है ना समझ में? यस मैम। तो यस मैम। जो ये चॉकलेट बनाने के लिए जो लैंड मुझे खरीदनी पड़ेगी, क्या ये रेलेवेंट कैश फ्लो है? बोलो, यस मैम है। ये रेलेवेंट यस कैश फ्लो मैम। है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मशीन मेरे पास ऑलरेडी है, यही मशीन काम आ जाएगी इस चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग में, तो इस मशीन का जो परचेजिंग कॉस्ट है, क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट कैश फ्लो बनेगी क्या? नो, एवरीबडी, नो मैम। मैम। नहीं वो बनेगी, इसलिए नहीं क्योंकि बनेगी। हाँ, सॉरी, बोलो बोलो। वो बेसिकली हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उससे तो वो आउट हो गया ना, क्योंकि इन बोथ फेज वो तो हमारे पास है ही। तो जो चीज़ हमारी डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है तो वो हमारा रेलेवेंट, हमारे लिए बिल्कुल, रेलेवेंस खो देगी। इसकी इसके खर्चे से मेरा ये डिसीजन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये खर्चा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, सबको आ रहा है ना समझ में? तो रेलेवेंट कैश फ्लो तो हमें कंसिडर करने हैं, बट कैश फ्लो भी कौन से कंसिडर करने हैं, जो कि रेलेवेंट है। ओके, तो रेलेवेंट कैश फ्लो कौन से हैं, जो फ्यूचर में होने वाले हैं। अगर आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हो तो क्या क्या कैश फ्लोज होंगे, दैट आर रेलेवेंट कैश फ्लोज। तो ये जो मशीन ऑलरेडी हमने खरीदी हुई है, इसको अगर हम इसमें यूज करेंगे तो दैट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट, तो इसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन, इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या वो मेरा कैश फ्लो है क्या रेलेवेंट? No, ma'am. नहीं। No. नो मैम। अब ध्यान से समझना, एक फाइनेंशियल मैनेजर मैंने अपॉइंट किया इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, इसने इवैल्यूएशन करके एक रिपोर्ट जनरेट करी कि भाई आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्थफुल नहीं है, वर्थफुल नहीं है, आपको इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए, और इस रिपोर्ट के बदले इसने मेरे से 25,000 रुपए ले लिए। बताओ, ये रेलेवेंट कैश फ्लो है क्या? आई गेस नो मैम। नहीं, नहीं है। नहीं। प्रज्ञा, व्हाट डू यू थिंक? शिवांशी? मैम आई थिंक ये है रेलेवेंट कैश फ्लो, क्योंकि हमारी रिपोर्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट के लिए ही है, तो वो कैश फ्लो तो होगा ही ना उसमें हमारा। ओके, वैदिक? मैम आई ऑल्सो थिंक रेलेवेंट है। ठीक है, वैदिका? मैम रेलेवेंट है। प्रज्ञा? मैम आई थिंक है रेलेवेंट, क्योंकि इसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इनकर होगा ना, कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे। आकाश? मैम मुझे लगता है रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नहीं हम्म, है। ठीक है, इन्वेस्ट रिटर्न की। बिल्कुल। तो देखो, ये जो खर्चा है दैट इट इज नॉट रेलेवेंट। अब क्यों नहीं है ये रेलेवेंट? देखो, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो खर्चा है 25,000,
अगर ये प्रोजेक्ट में इसने बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट वर्थफुल ही नहीं है, तो क्या आप ये काम कर रहे हो? क्या आप ये प्रोजेक्ट कर रहे नो हो क्या? मैम। नो। तो ऐसा खर्चा जो ये बोल रहा है कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा ही नहीं डालना है, ये खर्चा तो ऑलरेडी अकर हो गया ना, पास्ट का यस। खर्चा हो गया ना ये तो। मैंने क्या बोला, रेलेवेंट कैश फ्लो कौन से है कि ये डिसीजन अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो फ्यूचर में होने वाले जो कैश फ्लोज हैं, आई बात समझ में? अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं, अगर मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता हूं, तो फ्यूचर में क्या क्या आउटफ्लो और इनफ्लो होगा, दैट इज ओनली रेलेवेंट। तो ये तो हो चुका, ये तो अकर्ड है, पास्ट का खर्चा हो गया ये तो। प्रज्ञा, शिवांशी, वैदिका, वैदिक, आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसे हम संक कॉस्ट बोलते हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो ऑलरेडी घट चुकी है, उसे हम रेलेवेंट कैश फ्लो का पार्ट नहीं बनाते हैं, संक कॉस्ट को। और जितने भी नॉन कैश आइटम्स होते हैं वो भी मेरे रेलेवेंट कैश फ्लो का पार्ट नहीं बनते हैं। अच्छा, तो मैम अगर ये हम एक्सेप्ट करें या नहीं कर रहे, इन बोथ केस जो सा है ये यस इरेलेवेंट, यस, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप ये प्रोजेक्ट करो चाहे ना करो, ये 25,000 देना ही है ना आपको। ऐसा थोड़ी है, अगर फाइनेंशियल मैनेजर ये कहता कि हम अगर उसको ये बोलते कि हम तुझे पैसा जब ही देंगे जब ये चॉकलेट प्लांट लगेगा, तभी तेरे 25,000 बनेंगे, तब ये उस इस प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट हो जाता। बिजनेस के लिए रेलेवेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस इन्वेस्टमेंट के लिए रेलेवेंट है कि नहीं ये बात कर रहे हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके। यस। चलो, आप लोगों ने एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी होगी अगर, तो उसमें ओवरहेड कॉस्ट सुना हुआ है आप लोगों ने, पता है आप लोगों को ओवरहेड कॉस्ट होती है एक, यस। यस मैम। है ना? जैसे अगर मैं बोलूं जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, या जो सिंपल सी बात बोले जो डायरेक्ट मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, या डायरेक्ट मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, और फिर भी वो मुझे बिजनेस करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, दैट इज माय ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, अब जब हम प्रॉफिट निकालते हैं या जब हम किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें इस ओवरहेड कॉस्ट का क्या करना पड़ता है, इसे अलोकेट करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जो भी हमारे बिजनेस में चल रहे हैं। यस मैम। भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिजनेस है, इस बिजनेस में हम 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। ठीक है, अब ये जो बिजनेस है ये जहां पर रन होता है वो शोरूम मेरा रेंट पर है, इसका रेंट जाता है 1 लाख। ठीक है, अब ये 1 लाख तो मेरे बिजनेस का है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट ए पे ये 1 लाख कितना रिलेटेड है, प्रोडक्ट बी से ये 1 लाख कितना रिलेटेड है, प्रोडक्ट सी पे 1 लाख कितना रिलेटेड है, तो डायरेक्टली बता पाओगे क्या आप? या फिर उल्टा पूछूं कि ये 1 लाख का जो खर्चा है ये ए का है, बी का है या सी का है, किसका खर्चा मानेंगे इसे? तीनों का ही ये खर्चा तीनों है, का। तीनों का ही खर्चा है। तो अब इस तीनों में यस। से, इस 1 लाख में से प्रोडक्ट ए का कितना हुआ, बी का कितना हुआ, सी का कितना हुआ, ये कैसे निकालेंगे? डिपेंड करता है हमारी पॉलिसी क्या है। हमारी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, और ये पूरा एक अलग चैप्टर है जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ के आ चुके हो। इसमें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि भाई जैसे कुछ चाहते हैं तो भाई हम इक्वल इसको डिवाइड कर सकते हैं, या हमारे लेबर आवर्स के बेसिस पे या मशीन आवर्स के बेसिस पे हम इसे एब्जॉर्ब कर देते हैं कि भाई जैसे सपोज हमने माना कि भाई तीनों ही प्रोडक्ट मेरे इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं, तीनों ही प्रोडक्ट मेरे अच्छे खासे चलते हैं, तीनों से ही बराबर बराबर मेरा प्रॉफिट आता है, तो ये 1 लाख को हम तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक है, तो अब ये जो 1 लाख का खर्चा है ये जो मैंने अलोकेट किया इसे क्या बोलते हैं हम, अलोकेटेड कॉस्ट। अब आप मुझे सोच के बताओ, ये जो अलोकेटेड कॉस्ट है क्या ये मेरा रेलेवेंट कैश फ्लो है क्या? नो मैम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं, नो। क्योंकि एलोकेटेड हम्म एलोकेटेड कॉस्ट हमारा रेलेवेंट है या नहीं है?
इस मुझे नहीं भाई आइडिया। अपन ये जो रेलेवेंट कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, ये हम कहाँ बात कर रहे हैं उसको समझो। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, यानी कि आई हैव टू प्रोजेक्ट्स इन माय हैंड, प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाऊं या बी में पैसा लगाऊं, इसकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट कैश फ्लो क्या बनेगा वो मैंने आपको बताया है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट ए करोगे तो ए को करने की वजह से क्या कैश आउटफ्लो और इनफ्लो होगा, दैट इज रेलेवेंट। या फिर आप बी करोगे तो बी को करने की वजह से क्या कैश आउटफ्लो और इनफ्लो होगा, दैट इज रेलेवेंट। अब आप आंसर करो, क्या ये जो अलोकेटेड कॉस्ट है, क्या ये मेरा रेलेवेंट कैश फ्लो है कि नहीं है? नहीं है गेस। नहीं है। कोई ऐसा है जिसे लग रहा है कि ये रेलेवेंट कैश फ्लो होना चाहिए? है तो बताओ, कोई बात नहीं। नहीं तो बिल्कुल अलोकेटेड कॉस्ट मेरी रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं है। क्यों नहीं है इसको देखो समझो। ये 1 लाख का जो रेंट का खर्चा है ये होना ही है ना। अगर मैं ये प्रोजेक्ट ए नहीं करूंगी तो भी मेरा 1 लाख का खर्चा लगेगा ही, सही ना। तो अगर मैं प्रोजेक्ट ए नहीं करूंगी तो ये जो खर्चा है ये तीनों में डिवाइड होगा, दूसरे प्रोजेक्ट में डिवाइड होएगा ही नहीं। बोलो यस और नो। यस। यस मैम। तो अकॉर्डिंगली क्या निकल कर आया, जो भी हमने अभी डिस्कशन किया इसमें क्या निकल कर आया कि अकॉर्डिंगली, मैम हाँ बेटा, मैम ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। allocated cost is not the part of relevant cash flow, क्योंकि ये allocated cost कौन सी है, जो पहली बात तो मेरे प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो मेरे बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट करूं या ना करूं ये शोरूम रेंट तो फिर भी जाएगा ही, सही ना। शिवांशी, तो क्योंकि मेरा ये इन्वेस्टमेंट में एक्सेप्ट करूं या ना करूं, इससे इस खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं है। अब आया समझ में? मैम ये एलोकेटेड कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट एक ही चीज है? यस। ओके। मैम मतलब ये प्रोजेक्ट और बिजनेस दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग है ही हैं, सही ना, डिफर एक मैंने दूसरे आपको से। पहले पहले यही तो समझाया आपको मैंने सबसे पहले कि भाई एक बिजनेस है, एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी में सारे खर्चे कंपनी के लिए वो ऐसे समझ लो आपकी जैसे परिवार होता है, ठीक है। परिवार में बच्चे, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर है। बट जो बच्चा है, बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है बच्चे के लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। तो सेम ऐसी ही बात है यहाँ पे कि जो कंपनी है, कंपनी के लिए तो सारे ही खर्चे इंपॉर्टेंट है। बट जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो उस प्रोजेक्ट को तो अपने आप से ही मतलब है ना कि मेरे पे होने वाले जो खर्चे हैं, मेरे पे होने वाले जो रिटर्न्स है, सिर्फ मेरी तो इससे ही बात करो आप, तो ये रेलेवेंट कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। आया, थोड़ा बहुत रिलेट हो पाया? यस मैम। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली नॉन कैश आइटम्स, संक कॉस्ट कौन सी होती है, जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है या कमिट हो चुकी है। संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट एंड allocated cost are not relevant cash flows। ठीक है, these must be ignored while evaluating investments। ठीक है, क्लियर है? ये स्टेटमेंट समझ आया? ये स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलो तो नो मुझे मैम। बताओ, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 10,000, डेप्रिसिएशन है 2,000, रेलेवेंट कैश फ्लो निकाल के बताओ। 8,000। बाकी बच्चे 12,000। एवरीबडी प्लीज। यस, ये 12,000 ही बनेगा। सॉरी। 12,000। आकाश, प्रज्ञा, शिवांशी, सुधांशु,
मैम वेदिका, 12,000। गर्विता, 12,000। 12,000। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकला होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया होगा, और हमने क्या बोला है कि रेलेवेंट कैश फ्लो निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, यानी कि उसका इफेक्ट हटाना है। तो ये 10,000 में ये माइनस है, तो रेलेवेंट कैश फ्लो निकालने के लिए आपको उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये हो गया 12,000। ठीक है, वेरी गुड। जिसने भी 12,000 आंसर, आई गेस सबका ही 12,000 आया ना। गुड। तो ये हमारा रेलेवेंट कैश फ्लो होता है। छोटा सा टॉपिक और फिर ये क्लास आज खत्म करनी पड़ेगी। कल से 1 घंटे की क्लास लूंगी मैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। क्या ये रेलेवेंट कैश फ्लो है? यस। Yes, Yes. ma'am. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कोई भी एग्जांपल देके समझाओगे? कोई भी जना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई एग्जांपल दे दो। मैम एक मशीन है जिसको अपन सेल करना चाह रहे हैं, पर फिर अपन प्रोजेक्ट में यूज कर लेते हैं, जो सेल वैल्यू है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। और हम यूज क्यों करेंगे? मैम प्रोडक्शन में काम आएगी। प्रोडक्शन में काम आएगी। ठीक है, थोड़ा सिंपल एग्जांपल दे देते तो बाकी ये बच्चे। बात तो वही, दोबारा सेल भी नहीं आ जाएगी? नहीं, सेल में कैसे आएगी? चलो मैं थोड़ा वो सिंपल मशीन एग्जांपल देती हूँ। प्रोडक्शन में यूज होगी, प्रोडक्शन से जो चीज बनी वो दोबारा सेल ही हो रही है ना। नहीं नहीं, देवांश ने ये समझाया कि जैसे सपोज आपके पास मशीन ए है, ठीक है। अब ये मशीन अभी हाल फिलहाल मेरे काम नहीं आ रही है, तो इस मशीन को मैं सेल कर दूं, या फिर एक नए प्रोडक्ट में ये मशीन काम आएगी, वहां पे मैं इस मशीन को यूज कर। ये एग्जाम्पल दिया इसने। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आप ही से रिलेटेड एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप एसीसीए बन जाओगे, ठीक है। एसीसीए बनने के बाद यू हैव टू ऑप्शंस, कि या तो आप जॉब कर सकते हो या आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये तो सबको पता है ना। Yes. यस मैम। सपोज जॉब करोगे तो आज की तारीख में जॉब मिल जाएगी आपको 25 लाख रुपए की। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें कमा सकते हो अप टू 50 लैक्स। दोनों में से एक ही काम कर पाओगे, ठीक है। अब अगर आप प्रैक्टिस का डिसीजन लेते हो, तो प्रैक्टिस का डिसीजन लेने के लिए छोड़ना पड़ेगा। बोलो, प्रैक्टिस करोगे तो जॉब यस नहीं मैम। कर सकते ना। यस मैम। तो ये 25 लाख इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई कि नहीं हुई? यस मैम। जैसे आपने सोचा कि आप ये डिसीजन कैसे ले पाओगे कि भाई मुझे प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है। आप सिर्फ ये 50 लाख मत देखो कि भाई प्रैक्टिस करेंगे तो 50 लाख आ जाएंगे, तो 50 लाख आपका रिटर्न नहीं है। भाई आप अगर जॉब करते तो 25 लाख तो आ ही रहे हैं ना आपके पास। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जॉब करोगे, जॉब करोगे तो 25 लाख तो आ ही रहे हैं ना आपके पास। बोलो। यस मैम। तो तो प्रैक्टिस बेसिकली करेंगे, जो इस दोनों में कॉमन था वो बेसिकली एक फिक्स कॉस्ट की तरह ट्रीट हो जाएगा। उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, और जो हम्म। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो हमारा रेलेवेंट कैश फ्लो का पार्ट बनती है। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कल और अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। आज की क्लास इतनी ही कर पा रहे हैं क्योंकि ये मीटिंग मेरी एंड हो रही है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइसेंस वर्जन अभी चल नहीं पा रहा है। कल से उस लाइसेंस वर्जन से हम क्लास लेंगे और पूरा 1 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने पढ़ाया इसको एक बार रिवाइज कर लेना। कल डिटेल में पूरा ये चैप्टर ढंग से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।